आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे जासूस की, एक ऐसे हीरो की, जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का वो कौन सा जासूस था जिसे उसका कोड नेम किसी अफसर ने नहीं बल्कि देश की प्रधानमंत्री ने खुद दिया था? जी हाँ, ये नाम है रविंद्र कौशिक का और उनका कोड नेम था द ब्लैक टाइगर। ये नाम उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। तो चलिए, अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर कैसे एक आम सा लड़का देश के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जासूसों में से एक बन गया? देखिए, बात है 1975 की। रविंद्र कौशिक सिर्फ 23 साल के थे जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नज़र उन पर पड़ी। और कमाल की बात यह है ना कि उन्हें उनके किसी जासूसी टैलेंट के लिए नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग की वजह से चुना गया था। वो एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट थे। और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सबसे पहले रॉ में भर्ती, फिर पूरे 2 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया। मतलब उनकी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया गया और उन्हें एक नया नाम, एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। यहां तक कि उनका खतना भी कराया गया ताकि किसी को कभी कोई शक न हो। और फिर शुरू होता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा। अब रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंचते हैं। 1975 में वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद वो पाकिस्तानी फौज में भर्ती हो गए और अपनी काबिलियत के दम पर तरक्की करते करते मेजर की रैंक तक पहुंच गए। साल 1979 से लेकर 1983 तक, ये 4 साल, ये वो साल थे जब द ब्लैक टाइगर अपने मिशन के शिखर पर थे। इन 4 सालों में उन्होंने भारत के लिए जो किया वो अकल्पनीय था। जरा सोचिए, पाकिस्तानी फौज का एक मेजर भारत को खुफिया जानकारी भेज रहा था। पाकिस्तान कब और कैसे हमला करने की सोच रहा था, उनकी फौज कहां-कहां तैनात है, उनके पास कौन-कौन से नए हथियार आ रहे हैं, ये सारी की सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन वो लगातार भारत भेज रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है और रविंद्र कौशिक की कहानी का मोड़ बहुत ही दर्दनाक था। कामयाबी के आसमान से वो सीधे जमीन पर आ गिरे। साल था 1985 जब वो पकड़े गए और उसके बाद अगले 2 साल तक सियालकोट के एक इंटेरोगेशन सेंटर पे उन पे जो टॉर्चर हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें पहले तो सजा मौत सुनाई गई, मतलब फांसी। लेकिन बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मौत तो टल गई, पर अब जो जिंदगी थी वो मौत से भी बदतर होने वाली थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। उनकी जिंदगी के आखिरी साल जो उन्होंने जेल की दीवारों के पीछे बिल्कुल अकेले और भुला दिए गए गुजारे। 16, पूरे 16 साल। सोच कर देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 16 साल उन्होंने पाकिस्तान की मियांवाली जेल में काट दिए। और इन 16 सालों में उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो लगातार भारत सरकार को खत लिखते रहे, मदद की भीख मांगते रहे कि मुझे यहां से निकालो। लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन खतों का कोई जवाब कभी नहीं आया। अपने एक खत में उन्होंने एक सवाल पूछा था जो आज भी दिल में चुभता है। उन्होंने लिखा था, क्या भारत अपने इस बेटे को भूल गया? और फिर साल 2001 में टीबी, अस्थमा और दिल की बीमारियों से लड़ते लड़ते उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया और उन्हें वहीं पाकिस्तान की मिट्टी में दफना दिया गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस महान कुर्बानी का, इस बलिदान का सिला क्या मिला? क्या देश ने उनकी कुर्बानी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे? एक पल के लिए जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ वो सब है जो उन्होंने देश को दिया, अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी। और दूसरी तरफ वो है जो उन्हें देश से मिला, गुमनामी, 16 साल की कैद और एक कभी ना टूटने वाली खामोशी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मौत के बाद भी उनके अपने परिवार को उनका हक, यानी उनकी पेंशन पाने के लिए सालों तक एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। रविंद्र कौशिक की कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारे और कितने ब्लैक टाइगर हैं जो देश के लिए लड़े और फिर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए, जिनका नाम तक हम नहीं जानते।